हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे लैंड जो मैंने आपके लिखा है तो आप पढ़ सकते हो। लैंड कुछ इस तरह से है कि मैथ जो है रटने की चीज नहीं है, बल्कि मैथ को समझकर बार बार प्रैक्टिस करने की चीज है। बिल्कुल सही समझे आप। मैथ को समझना है और उसको बार बार प्रैक्टिस करना, यही मैथ है। ये कोई साइंस या कोई हिंदी नहीं है, ठीक है ना। इसको रटना नहीं बल्कि बार बार प्रैक्टिस करना है, समझ समझ के बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, यानी कि होमवर्क के तौर पर सवाल पूछूंगा और आपको उसको कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सवाल। यहाँ पे सबसे पहले सवाल है और बहुत इजी सवाल है। ये सवाल सिद्ध करने वाला, ठीक है। कौन सा सवाल है? सिद्ध करने वाला सवाल है, और जो कि बहुत आसान सा सवाल है और मेरे ख्याल से इसको आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यहाँ पे करने वाले। देखो क्या बोलता है, सेक थीटा, यहाँ पे थीटा होगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो है वो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर है। ये क्या करना, प्रूफ करना, ये सिद्ध करना है, ठीक है ना, प्रूफ करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? देखो हम ना एल एच एस लेते हैं। देखो एल एच एस लेंगे तो आर एच एस हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्या है जी, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखो हमको जाना है टैन और कॉट की तरफ। तो सेक का कोई फॉर्मूला है जो टैन की ओर ले जाता है या तो फिर कॉट की ओर ले जाता है। तो एक तो फॉर्मूला जानते हैं सेक का फॉर्मूला, लेकिन वो फॉर्मूला जो आप जान रहे हैं ना वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे हमको कौन सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस भी लाना है जी, बीच में प्लस भी लाना है और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो हम सेक को बदलते हैं 1/cos में, ठीक है। सेक को बदलते हैं 1/cos थीटा में, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है। और कौशिक को बदलते 1/sin थीटा में, ठीक है ना। ये दोनों को बदल दिए। इसके बाद क्या करेंगे, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 हो जाएगा, और sin थीटा इंटू कॉस थीटा को गुना कर दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, और वो फॉर्मूला क्या है आपको पता है? 1 का फॉर्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है? तो हम जी बिल्कुल, हम 1 की जगह पे इतना लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के रूप में होता है। और ये नीचे ज्यों के त्यों हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करते हैं डियर, अब क्या करते हैं, ये जो गुना आ गया ना, ये जो बीच में प्लस है ना, इससे बंटवारा करते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर को अलग देते हैं ये नीचे वाला, और कॉस स्क्वायर को भी अलग दे देते हैं। बोलता है तुम दोनों मतलब अलग अलग कर लो, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और इसको भी पड़ेगा क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों भाई भाई बंटवारा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस को कर देंगे अलग, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए जी, अगर आप इसको रिवर्स जाते हो यानी कि पीछे बनाते हो तो कैसे बनाइएगा, आपको कॉस साइन यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ एलसीएम के तौर पे है, और जब इसको बनाओगे तो यही आने वाला। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पीछे कुछ इफेक्ट नहीं, कुछ असर नहीं पड़ने वाला, तो फिर डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो जी, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन 2 बार लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा 2 बार हो गए तो 2 बार हम भी लिखते हैं। और नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एकदम बुधवा बुधवा लड़का भी समझ लेगा, ठीक है, टेंशन मत लो, एकदम आराम से समझो। और देखो कॉस स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं बाबू, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, दिमाग से। और नीचे वाला जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको ऐसा ही लिख देंगे। यहां तक तो समझ में आ रही बात आपको? अब क्या करेंगे, देखो ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, गई भैंस पानी में, ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस, गई भैंस पानी में। अब तो कटेगी नहीं। अब क्या बच गया मेरे पास जी, बच गया यहाँ पे देखो साइन थीटा बच गया और कॉस थीटा बच गया, ठीक है ना। प्लस, देखो प्लस आ गया बीच में क्योंकि हमको प्लस लाना भी था, और कॉस थीटा बटे में सैन थीटा हो गया। अब आपको पता है सैन बाई कॉस क्या फॉर्मूला होता है, सैन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा, होता है ना। और कॉस थीटा बाई सैन थीटा फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। तो यही तो हमको लाना था, जो कि यहाँ पे क्या हो गया, आर एच एस जो है प्रूव्ड हो गया। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। सवाल देखो, त्रिकोणमिति ऐसा सवाल है ना कि इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। और मैथ प्रैक्टिस करने की चीज ही है यार, इसको पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ देखे बन गया, नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ देखे अरे हाँ बन जाएगा, ऐसे नहीं करना। आपको रफली कम से कम बना लेना है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना है रफली, ठीक है ना, तब आपको संतुष्टि मिलेगी, ठीक है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला सवाल, उम्मीद करते हैं कि सवाल आपने बना दिया होगा।
क्योंकि सवाल बहुत आसान सा है। चलिए जी दूसरा सवाल यहाँ पे करते हैं, इसका सॉल्यूशन है। क्या बोलता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है। यानी कि 6 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या है ना, तो हम यहाँ पे बनाते हैं एक त्रिज्या, ठीक है, एक त्रिज्या यहाँ पे मैंने बना लिया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो 6 सेंटीमीटर ये हमारा क्या है, त्रिज्या है। और कोण कितना है जी, कोण है 60 डिग्री, यानी कि ये जो कोण है ना कितना है, ये कोण 60 डिग्री है। तो ये जो बन रहा ना, ये जो बना हमारा ये वाला, यही है त्रिज्या खंड, यही क्या है, त्रिज्या खंड है, इसी को निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या जानते हैं कि यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे लिख लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और कोण भी दिया, हम कोण को यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण ही लिख दो, और इसके जगह हम थीटा भी लिख सकते हैं ना, कोण बोले तो थीटा, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ये तो मेरा दिया हुआ है। इसलिए अब निकालते हैं क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना जी, यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला आपको तो याद ही होगा, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू कितना है, 60 है, तो 60 बैठा दिया मैंने, 360, और पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और आर का वैल्यू तो दिया हुआ 6 × 6, है ना जी, आर स्क्वायर, तो 6 × 6 कर दिए, 0 0 काट दो, 6 छक 36, और 6 6 इधर से कट गया, तो कितना हो गया देखो, 22 छक 132, है ना जी। अब बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्या निकालना था, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो इस तरह से बनाइएगा, एकदम एक नंबर भी किसी को काटने की औकात ही नहीं कि नंबर काट दे, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी सा सवाल था, और ये खासकर 2 नंबर सवाल में पूछा जाता है, ठीक है, डोंट वरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, उम्मीद है कि ये सवाल भी आपने बना लिया होगा। चलिए सवाल बहुत ही मजेदार यहाँ पे है ये, तो चलिए अब इस सवाल को हल करते हैं ना, बहुत आसान सा सवाल यहाँ पे है, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। किसी शंकु के छिन्नक की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु के छिन्नक समझ में आता है ना, ये हमारा शंकु, ये है भाई शंकु, और यहाँ पे ऐसे मैं कर दिया, ठीक है, ये शंकु बन गया। अब शंकु का जो ये पार्ट है ना, ये यहाँ से कट कर दिया जाता है, तो पार्ट को कट कर देंगे तो एक गिलास की तरह बन जाएगा, जो घर में गिलास होता है, तो बाल्टी बोले है ना, बाल्टी की तरह यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है, जब कट करेंगे तो, ठीक है, क्योंकि इसका नोकी जो यहाँ पे था काट दिए। अब इसकी इसमें 2 त्रिज्या दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, तो बड़ी वाले जो त्रिज्या है ना वो है 4, जाहिर सी बात, तो बड़ी है तो 4 सेंटीमीटर रहेगा, और छोटी वाली जो छोटा सा यहाँ पे त्रिज्या बन रही है कितना बन रहा है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्यक ऊंचाई बोले तो ये वाला तिरछी ऊंचाई जिसको एल बोलते हैं, तो ये कितना है, 14 सेंटीमीटर। चलिए तो जो जो दिया यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको ये फिगर नहीं बनाना है, नीचे वाला फिगर बनाना है, लिखना यहाँ पे है, चूंकि दिया है कि ऐसे लिखते हैं, है ना, दिया है कि क्या क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कर लेते हैं, ठीक है ना, कैपिटल शंकु, शंकु के छिन्नक के छिन्नक की लिखते हैं, ठीक है, त्रिज्या यहाँ पे कैपिटल आर लिखते हैं, कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, बड़ी वाली त्रिज्या है ना, और स्मॉल वाली त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। और ये जो तिर्यक ऊंचाई जो है, ये तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। और तिर्यक ऊंचाई जब एल हो गया तो देखो एजी है ना, कितना दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर। अब हमको पता है, हमको निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो छिन्नक का पृष्ठीय और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है ना। तो देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर एल, ये होता है ना, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यहाँ पे ना इसमें आर का ही खेल है, क्योंकि यहाँ पे 2 2 आर बन जा रहा, तो यहाँ पे 2 2 आर बन जा, तो हम क्या लिखेंगे, पाई एल, और यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही फॉर्मूला होता है, इसको याद करने का तरीका है, ठीक है ना, कि जो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसी के आधार पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बना है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू ले लेते हैं 22/7, और एल का वैल्यू कितना है, 14, कैपिटल आर कितना है, 4, स्मॉल आर कितना है, 3 है, बन गया आसान से। देखो आप यहाँ से काट दो, 7 दूना 14, तो 22 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा, 7,
तो 22 दूना 44 गुना 7 गुना कर दो जी, 7 चौक 28 के 8 बाकी 2, 7 चौक 28 1 29 और 30 है ना जी, 7 चौक 28 के 8 बाकी 2, 7 चौक 28 2 30, ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है छिन्नक के पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो बहुत इजी सा है। यहाँ पे कैपिटल आर हमारा 4 है, स्मॉल आर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, त्रिज्या की ऊंचाई यानी कि एल दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब छिन्नक की त्रिज्या, छिन्नक का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, जो कि यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, और इसमें हमने सारा कुछ सेट कर दिया, 0 0 काट दिया, 6 6 36, 6 6 कटा, है ना, सॉरी ये मैं कौन सा यूज कर लिया, अच्छा ये है ना, 7 दूना 14, 22 दूना 44 हो गया, और 4 3 7 यहाँ पे गुना कर दे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, तो हमारा आंसर क्या हो गया 308। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए, ये सवाल तो खैर आप बनाए होंगे, ये सवाल ही एग्जाम में पूछा गया है कि 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, योग मतलब कि समझ रहे हैं ना, योग मतलब योगफल ज्ञात करना, 8 के प्रथम 15 गुंज। तो 8 के प्रथम 15 गुंज क्या होगा, 8 के प्रथम 15 गुणज, देखो जी, तो गुणज का मतलब क्या हुआ ना, वो जो पहाड़ा होता है ना, टेबल वही है। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, कहाँ तक जाएगा 15 गुणजों तक, 15 गुणजों तक, 15 तक जाएगा, यानी कि 8 का अर्ध है 80 तक नहीं है, 8 को 11 बार पढ़ो, 8 को 12 बार पढ़ो, है ना, 8 को 13 बार 14 बार 15 बार, तो वहां तक जो बनेगा ना उसका योग निकालना है। तो यहाँ पे जो एपी बन जाएगा, एपी हमारा क्या बनेगा, 8 बनेगा, 16 24 32 डॉट 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 15 गुणजों तक। अब देखिए इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है जी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए क्या, ए कितना होगा, प्रथम पद कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, ए है ना प्रथम पद, और डी क्या होगा जो सार अंतर, तो 16 में से 8 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। और ये जो 15 जो दिया हुआ ना बाबू, ये एन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है एन दिया हुआ है ना, एन दिया हुआ। अब हमको निकालना है क्या, 8 के 15 गुंजों का योग निकालना है। तो अब देखो फॉर्मूला आपको पता है, इसलिए एस एन का निकालने बोला जा रहा है, एस एन 15 तक। फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस यही तो फॉर्मूला, इस पे बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। n का वैल्यू कितना है 15/2, और यहाँ पे 2 इंटू 8, ठीक है ना, n माइनस 1, तो n कितना है 15 है, 15 माइनस 1, और डी कितना है जी 8 है। इसी को हमको हल करना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हल कर लेता हूँ, देखो क्या है 15/2, ठीक है, और 8 दूना कितना हो गया 16 हो गया, प्लस और 15 में से 1 घटेगा तो 14 गुना 8। अब इसको तो हमको गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 15/2 हो गया, और 16, 14 8 कितना होगा 8 चौक 32, 8 कम 8, 8 3 9, सॉरी 8 चौक 32, 8 कम 8, 8 3 11, है ना, 14 8 112, ठीक है ना, 14 8 112, 8 चौक 32, 8 कम 8, 8 3 9, ठीक है जी, 8 3 11, ठीक है। अब यहाँ पे 15/2 हो गया, इसको कर दो जोड़ दो, तो 6 2 8, और ये 1 है, ठीक है, 112 है जी, 112 मत समझ, 112 है, ठीक है। तो 6 2 8, और 6 1 7, 178, 2 से कटेगा जी, कटेगा, 2 8 16, और कितना बचा 18 ना, तो 2 9 18, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे इस सवाल को हल करते तो बहुत आसान से हम इसको हल कर सकते, कोई चीज कोई दिक्कत वाली तो बात यहाँ पे है नहीं, तो ठीक है ना। ओके, 112 और 16 जोड़ना था ना, 8 6 2 8, एक सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कुछ कुछ मिस्टेक यहाँ पे है, सॉरी 15/2, 16 प्लस जोड़ो, तो 6 2 8, 8 लिखते हैं, और 1 1 2, 128 आएगा, है ना जी, 128 आएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें तो पहले मैंने 16 जोड़ दिया, 128 हो गया। अब यहाँ पे 2 से काटना भी इसको है ना, तो 15/2, अब फिर 16 क्यों लिखा मैंने, ओहो, अब तो इसे काटना है ना 128 को, 16 तो यहाँ तो जोड़ ही दिया मैंने, 16 लिखा नहीं, गलती कर दिया यहाँ पे लिखने में। तो 2 से काट दो, 2 छक 12, और 2 चौक 8, तो कितना गया 15 गुना 64 आ गया। इसको मैंने क्या कर दिया, 2 से 128 को 2 से कर दिया डिवाइड, आ गया कितना 64,
और 64 को कर दो 15 से डिवाइड, तो 9, 15 से गुना कर दो तो 960, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो 960 हमारा आ गया। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए भी दिया हुआ है, डी भी पता चल गया, एन तो है ही है 15 गुना तक। इस फॉर्मूला का हमने यूज कर लिया और हमारा फिर यहाँ पे आंसर आ गया। ओके, अगला सवाल देखो, उस बिंदु के नियामक ज्ञात करना है जो बिंदु 2, 3 एवं 7, 8 को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है। ठीक है ना, ये सवाल मैंने बहुत बार बताया, इस टाइप का सवाल, और होमवर्क भी दिया था एक बार मैंने। देखो जी, ये है हमारा बिंदु, मान लेते P और Q है। ठीक है, कोई रेखाखंड है, यहाँ पे बिंदु दिया हुआ 2, 3 दिया हुआ है। ठीक है, और ये दिया हुआ 7, 8 दिया हुआ है, और कोई बिंदु यहाँ पे है, उसका नियामक, उसी का नियामक निकालना है। तो मान लेते कोई बिंदु यहाँ पे होगा PQR, यहाँ पे आपको कोई बिंदु होगा, है ना, और ये जो है ना, ये जो है M1 और M2 अनुपात में क्या करता है, डिवाइड करता है। यहाँ से P से R और R से Q, ये दो भाग में बढ़ जाता है। ये जो रेखाखंड PQ, जो रेखाखंड है PQ जो है, PQ को जो R जो है ना, PQ को दो भाग में बांटता है, M1 M2, और इसका अनुपात भी दे रहा है 2:3 के अनुपात में। इसको तो हम लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं, X1 Y1, इसको क्या बोलते हैं, X2 Y2, है ना, इतना बात तो जानते हैं। अब यही निकालना R का, तो ये अंतर विभाजन का सूत्र होता है ना, अंतर विभाजन का सूत्र, जिसको विभाजन सूत्र बोलते हैं, है ना, इंटरसेक्शन बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा देखो X1 Y1 कितना दिया हुआ है, 2 और 3, इसको ध्यान से देखना है जी। X2 और Y2 कितना दिया हुआ है, 7 और 8 दिया हुआ है जी। और यहाँ पे M1 अनुपात M2 कितना दिया हुआ है, 2:3। ठीक है, चलिए तो इसलिए लिखते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से हम लोग क्या निकालना है कि R का निर्देशांक, है ना जी, वही ना, है ना, R का निर्देशांक निकालना है जो फिगर में दिया हुआ है। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने बताया था, इस M1 को इधर से गुना करो, यानी कि M1 X2 प्लस M2 को फिर X1 से गुना कर लो, अब बटे में M1 प्लस M2। देखो इसको क्या है ना, जितना बार रिहर्सल करो उतना फायदा होगा। अब M1 को Y2 से गुना कर लो जी, M1 Y2 प्लस M2 Y1, और यहाँ पे क्या लिख दिया, M1 प्लस M2। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो M1 कितना है बाबू, M1 हमारा 2 है। ठीक है, X2 कितना है, देखिए X1 हमारा 2 है, X2 कितना है, 7 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। और M2 कितना है, देखो M2 3 है, और X1 कितना है, X1 देखिए हमारा 2 है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, 2 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे देखो M1 कितना है, 2 है, ये देखो M1 2 है। Y2 कितना है बाबू, Y2 है सर 8 है जी, है ना, तो Y2 हो गया कितना, 8। M2 कितना है, 3 है, और Y1 देखो, Y1 कितना है, 3 है, Y1 भी 3 हुआ। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 प्लस 3, ये भी हम इसको ऐसे घेर लेते हैं। देखिए 7 दूना 14, है ना, और 3 दूना 6, कितना हो गया, 7 दूना 14 और 3 दूना 6, तो 14 6 20 हो जाएगा, तो 20/5। आइए देखो 8 दूना 16 और 3 3 9, कितना हो गया, 25, तो 25/5, है ना जी। तो कितना देखो, 5 चौक 20, 5 5 25, क्या गया, 4 और 5, तो 4 और 5 के अनुपात में विभाजित करती है, ये जो अंतर विभाजन करता है। तो हमारा आंसर हो गया 4, 5। बहुत अच्छा सा सवाल है। ओके, समझ में आ गया आप लोग को, बिल्कुल समझ में आएगा, और बनाए भी होंगे। चलिए देखिए, अब निकालना है एक, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक दे दिया है, ए दे दिया हमारे यहाँ, बी दिया, सी दिया, तो त्रिभुज ABC के केंद्रक का निर्देशांक निकालना, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। देखो जी, केंद्रक का निर्देशांक निकालना है, ये देखो त्रिभुज हमारा है ABC नाम का। ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। ए का निर्देशांक कितना दिया, 2 3 दिया, बी का निर्देशांक दिया 5 8 दिया, और सी का निर्देशांक दिया कितना, 2 -2। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो हमको केंद्रक यानी कि ये निकालना है, बहुत आसान सा इसका फॉर्मूला है। हम इसको ना X1 Y1 मान लेते हैं, इसको क्या मानेंगे, X2 Y2 मानेंगे, इसको X3 Y3 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं ताकि अच्छा से हो जाए। X1 Y1 माना कि, है ना, X1 Y1 कितना है, 2 3, X2 Y2 कितना है जाएगा, 5 8। ठीक है ना, X3 और Y3 कितना हो जाएगा, 2 -2। ठीक है, अब हम निकालते हैं अंतः त्रिभुज केंद्रक का निर्देशांक, है ना, केंद्रक का निर्देशांक। तो इसका फॉर्मूला आपको याद है ना, फॉर्मूला बहुत आसान सा फॉर्मूला है कि X1 प्लस X2 प्लस X3 बटे में 3 लिख दो। ठीक है ना, फिर Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 बटे में 3 लिख दो, यही तो इसका फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब देखो X1 कितना है जी, X1 देखिए सर जी, यहाँ पे देखो X1 2 है, X2 5 है, X3 भी 2 है। ठीक है ना, तो X1 हमारा 2 हो गया,
x2 कितना है जी 5 है, और x3 कितना है 2 है, तो हमारे यहाँ पे आ गया। और y1 कितना है 3 है जी बिल्कुल। y2 कितना 8 है, और y3 कितना -2 है, तो -2 को कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है, ये देखो प्लस है, नहीं प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस डायरेक्ट कर लेते हैं -2, है ना, बटे में 3। अब क्या होगा, 4 2 5 2 7 7 2 9 बटे में 3, और 8 3 11, 11 में से 2 घटेगा तो 9/3, बिल्कुल हमारा आ गया 9/3। काट दो, 3 3 9, 3 3 9 कितना गया 3 3, यानी कि हमारा केंद्रक का निर्देशांक जो है, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या आ गया 3 3। दिस इज वेरी वेरी, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सवाल है, और आपको बनाने आ जाना चाहिए सवाल। देखिए यही सब सवाल पूछता है, ये सवाल पता है 5 नंबर में सवाल आता है जी, कितना आसान सा बन गया, एक पेज में बना लीजिएगा 5 नंबर मिलेगा। ओहो बाप रे, पूरा स्क्रीन तो मेरा कैप्चर कर लिया ये सवाल। और ये सवाल में तो दम नहीं, मतलब कैसे बोलते हैं, हवा पहलवान ये सवाल है, और आप लोग यही हवा पहलवान की तरह बना भी दीजिएगा। देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा, मान लीजिए यहाँ पे जो है ना एक पतंग उड़ रहा होगा, ठीक है, ऐसे उड़ रहा होगा भूमि से कितनी ऊंचाई पे 60 मीटर की ऊंचाई पे, तो जमीन तो होगा ऐसे लंबा टाइप का, है ना। अच्छा हाइट एंड डिस्टेंस में जब भी बनता है तो समकोण बनता है, ये भी याद रखिए। तो पतंग यहाँ पे है और बचवा यहाँ पे उड़ा रहा है, तो यहाँ पे डोरिया ऐसे नहीं रहेगा टना हुआ ना जी, और बच्चा रहे चाहे नहीं रहे, डोरी हम नीचे में देखते हैं ना, कभी कभी पतंग उड़ाते हैं तो नीचे में डोरी बांध देते हैं। तो ये बोला जरा पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दे, नीचे हम बांध दिए, और भूमि के साथ जो है डोरी का झुकाव कितना है 60 डिग्री है, वाह। तो बोलता है कि डोरी ढील नहीं है, मतलब डोरी एकदम टाइट है, तो डोरी की लंबाई निकालना, यानी कि ये हमको निकालना है, इसका नाम देते हैं हम ABC, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखो माना कि, अभी सब लिखना तुम लोग, माना कि AB पतंग की ऊंचाई है, माना कि AB पतंग की ऊंचाई है ना, जहां AB बराबर 60 मीटर, ठीक है ना। और क्या है, AC जो है पतंग की डोरी है, AC पतंग की डोरी है, डोरी है, ठीक है ना, तथा थीटा लिखते, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो ये सब बात अपने मन से लिखना है ना, अपना मन से लिखे, कोई दिक्कत नहीं, आपका सही होगा, जो लिखेगा सही होगा। सही क्या मतलब, लिखना क्या है, जो आपको फिगर में वही लिखना है, कि यहाँ पे ए बी क्या है, पतंग की ऊंचाई है, एसी क्या है, डोरी है ना, अपना मन से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या निकालना है, देखो ये निकालना है हमको, यहाँ पे इस त्रिभुज को जब देख रहे हैं तो ये लंब दिख रहा है, और यहाँ पे कर्ण निकालना है, आधार से कोई मतलब नहीं रहा ना। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में, है ना, कौन सा फॉर्मूला यूज करें जो लंब और कर्ण आता है। तो आप बोलेंगे सर साइन वाला ले लीजिए, साइन 60 डिग्री, बिल्कुल साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा कर्ण है। लंब कौन हमारा AB है, और कर्ण कौन है AC है जी, ठीक है। अब हमारा साइन 60 का वैल्यू तो आपको पता है √3/2, है ना, सबको पता है। और AB का वैल्यू 60, और AC का वैल्यू तो पता ही नहीं हमको, तो निकालना पड़ेगा इसका वैल्यू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो क्रॉस गुना कर लो, तो AC को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा √3AC, और 60 गुना 2 कितना हो जाएगा जी, अच्छा रहने दो, 60 गुना 2, चलो ऐसे ही लिख देते, ठीक है। तो देखो AC हो जाएगा क्या, ये √3 नीचे आ जाएगा, 60 गुना 2 बटे में √3। अच्छा जब भी √3 नीचे आता है ना, तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी करते हैं, यानी कि करनी करते हैं ना, करनी वही होता है, ठीक है ना, करनी कर लेता है। अब हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा, देखो हम क्या लिखेंगे, 60 गुना 2 लिख दे रहा है इसे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे √3 है, और यहाँ 3 3 से गुना किया तो √3 गुना किया 3 हो गया, देखो 3 से कटेगा, है ना, कितना हो गया, कितना 60, 20 60, तब 20 दूना 40 √3, है ना जी, 40 √3 सेंटीमीटर, सॉरी ये तो लंबाई है ना, 40 √3 मीटर लंबाई हो गया, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, 40 √3 मीटर, ओके। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर क्या गया, 40 √3 मीटर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब जो अगला मैं सवाल दे रहा हूं, वो सवाल मैं नहीं बनाऊंगा, बल्कि आपको बनाना पड़ेगा। तो ये है आपका होमवर्क, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब आपको परिधि है, अब आपको क्या निकालना है, चतुर्थांश। अब मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि सवाल आपको
चतुर्थांश का फॉर्मूला बताता हूँ 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बाकी आप लोग करना है, कैसे करना है देखता हूँ कौन बंदा एकदम अच्छे तरीके से बना के भेजता है। देखो अगर आप कमेंट में पॉसिबल अगर है लिखने का तो लिख दीजिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट आंसर कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पॉसिबल होता है कि लिख पाए, हम मोबाइल में टाइप करके पूरा जैसे बनाते हैं, अगर चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो फिर ऐसे कमेंट कर दीजिए आंसर, लेकिन आंसर कमेंट कीजिए बना के जरूर, ठीक है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल को तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला प्ले बटन पे क्लिक कर देना, ताकि जल्दी से जब भी मैं वीडियो बनाऊं, वीडियो भेजूं, क्लास चलेगी, आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, मैसेज चल जाएगा। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर वेयर करना मत भूलना, ठीक है ना। फिलहाल वीडियो को लास्ट करता हूँ, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, ये क्लास कैसा लगा आपको पढ़ के, नीचे कमेंट जरूर करना। और आपको होमवर्क तो कमेंट करना ही, ओके। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।